हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे 11th फिक्स 12th इजी में नेक्स्ट टॉपिक अपना एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में आपको मेन मेन क्या पॉइंट पता होना चाहिए जिससे हमें कम से कम ये रहे कि सर हमारा पीरियोडिक टेबल में ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने को इतने पॉइंट कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस, सबसे पहली बात ये है कि एटॉमिक रेडियस जो है, इसका अगर हम एक सिंपल मीनिंग बात करें, सिंपल मीनिंग, तो एक अगर एटम होगा, आपको पता है एटम के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और इसके सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो एक सिंपल डेफिनेशन होता है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेडियस। बट शुरुआत में ये था कि एटम की रेडियस, उसके लिए एटम को सेपरेट कर पाना, क्योंकि जनरली आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, कितने, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स। और हमने देखा है मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी के साथ में अटैच रहते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन मिलेगा N2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन मिलेगा तो O2 की फॉर्म में, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन भी Br2 की फॉर्म में, फ्लोरीन है तो F2 की फॉर्म में। जनरली एक एलिमेंट को सेपरेट फॉर्म में आइसोलेटेड करना, ये आइसोलेटेड एटम की फॉर्म में मिलना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हमें जब भी किसी एटम का रेडियस देखना है तो उसको कंबाइंड स्टेट में या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब मॉलिक्यूल फॉर्म में अगर मान लो दो एटम के बीच में बॉन्ड कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर जैसे मान लो कोवलेंट बॉन्ड है तो उस बेसिस पर, बॉन्ड के बेसिस पर, मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड बोल दो, या ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग रेडियस आर डिफरेंट डिफरेंट। तो जो एटॉमिक रेडियस है वो शुरुआत में ऐसा बोल सकते हैं, एक एक एलिमेंट को या एक एटम को आइसोलेटेड फॉर्म में करना डिफिकल्ट था, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एटॉमिक रेडियस जो है वो कई टाइप की थी। एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस टाइप्स, जिसमें हम बोल सकते हैं एक तो था कोवलेंट रेडियस, एक आता है मेटालिक रेडियस, और एक आता है वॉन्डर वॉल रेडियस। इसमें आप इतना याद रख सकते हो, जैसा बॉन्ड वैसी रेडियस। मतलब अगर अगर दो एटम में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, या उसके ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होता है। तो अगर ऑर्बिटल, इस हाइड्रोजन का 1s, इस हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है तो इनके न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है बॉन्ड लेंथ। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। और उसके हाफ को हम क्या बोल देंगे, रेडियस। हाफ को क्या बोलेंगे, रेडियस। मेटलिक, इसमें मेटल जो है ओवरलैपिंग तो नहीं करता, बट मेटल के ऑर्बिटल जो है एटम बहुत पास में होते हैं। और आपको पता है मेटल जो है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग तो नहीं होता, बट फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बनता है। और इनके भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं क्या, बॉन्ड लेंथ। और उसके हाफ को बोल सकते हैं रेडियस। वहां होता है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग से थोड़ा ऑर्बिटल पास में होता है तो थोड़ा रेडियस कम होगा, मेटेलिक रेडियस से थोड़ा सा दूर होगा। मतलब मेटेलिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस में हाई कौन होगा, मेटेलिक रेडियस। और वॉन्डर वॉल रेडियस, मेनली पहली बात तो जानना, ये मिलता किसमें,
ये मिलता है या तो इनर्ट गैस में या मिलता है गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल मतलब जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल पड़ा है HCl गैस, और ये HCl गैस, तो आपको पता है HCl में क्लोरीन के ऊपर क्या मिलेगा, नेगेटिव, यहाँ मिलेगा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ये जो वीक अट्रैक्शन फोर्स बनेगा, इस वीक अट्रैक्शन फोर्स को बोलेंगे वॉन्डरवॉल फोर्स। और यहाँ पे देखो दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है, क्योंकि वीक अट्रैक्शन फोर्स है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ने के साथ रेडियस भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे ये अगर एटम यहाँ पे है और दूसरा एटम अगर यहाँ है तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये इतना ज्यादा होगा, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ आप देख सकते हो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हाई है, इसलिए हम बोलते हैं इन तीनों में सबसे हाई वॉन्डरवॉल, फिर मेटलिक और फिर कोवलेंट। ये आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक रेडियस में एटम एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है तो वहां पे कोवलेंट रेडियस, मेटलिक बॉन्ड है तो मेटलिक रेडियस, और वॉन्डरवॉल बॉन्ड है तो जनरली इनर्ट गैस में या गैसियस मॉलिक्यूल मिलता है। तो सबसे ज्यादा रेडियस जो होती है वो होती है वॉन्डरवॉल रेडियस, ये मिलता है इनर्ट गैस में। तो आप बोल सकते हो कि अगर अगर हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट आने पर, लास्ट क्लास में पढ़ा था जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने के साथ रेडियस कम होना चाहिए, और होता भी है, बट एक पीरियड में सबसे हाईएस्ट रेडियस होगी इनर्ट गैस की, क्योंकि इसमें वॉन्डरवॉल बॉन्ड है। वॉन्डरवॉल बॉन्ड में एटम के न्यूक्लियस बहुत दूर होते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हाई रहता है, इसलिए पीरियड में सबसे हाई रेडियस तो किसकी होगी, इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये है नॉन मेटल। नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड मिलेगा, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट रेडियस सबसे कम होती है, सबसे हाई होगा वांडरवॉल रेडियस, वांडरवॉल रेडियस। उसके बाद में होगा मेटलिक, और सबसे कम होगा कोवेलेंट रेडियस। तो इस नियोन के बाद में सीधे मेटलिक कौन, लिथियम, फिर बेरिलियम, मतलब ये होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे हाईएस्ट हो जाएगा नियोन का, क्योंकि ये वांडरवॉल रेडियस है। ओके, अब इसके बाद में आपको जानना है कि रेडियस जो है उसके फैक्टर क्या होते हैं। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में चलें, पीरियोडिक टेबल में चलें तो सबसे पहले फैक्टर आता है नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। तो पीरियोडिक टेबल में हम कैसे चलेंगे, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम चलेंगे तो क्या बढ़ेगा, टॉप से बॉटम चलेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। लिथियम का लास्ट लेटर आता है 2s1, सोडियम का आता है लास्ट में 3s1, पोटेशियम का आता है 4s1। टॉप टू बॉटम चलने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो रेडियस इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज। ये जनरली ग्रुप में ऐसा रहेगा कि नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज। ओके, और अगर हम फैक्टर में दूसरा फैक्टर आता है जेड इफेक्टिव, तो अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो मैंने बताया था लास्ट, इससे पहले जो लास्ट जो लेक्चर था 11th फिक्स एंड 12th इजी में, क्या बताया था आपको, ये बताया गया है जेड इफेक्टिव का वैल्यू लिथियम का मिलता है 1.30, बेरिलियम का मिलेगा 1.95, 2.60, 3.25, 3.90, 4.55 और 5.20। इट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा 0.65, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट में इंक्रीज होगा ना, तो एट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है,
और जेफ इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस क्या होगा, डिक्रीज। तो इनर्ट गैस को अगर छोड़ दिया जाए, इनर्ट गैस को, इनर्ट गैस के बाद में किसी भी पीरियड में सबसे हाईएस्ट रेडियस होती है एल्कली मेटल की। ओके, एक फैक्टर था जेड इफेक्टिव, एक था कौन सा, नंबर ऑफ शेल। अब इनके कुछ एक एक्सेप्शन मिले हैं रेडियस और में। जैसे अगर जैसे अगर मेनली ध्यान रखना है, एक्सेप्शन में मेनली ध्यान रखना है आपको। अगर हम डी ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में फोर्थ ग्रुप से ट्वेल्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप से ट्वेल्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप कौन सा है, फोर्थ ग्रुप है कौन सा, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। टाइटेनियम आता है 22, जिरकोनियम आता है 40 और 72। आपको पीरियोडिक टेबल में जहां पे भी 32 का डिफरेंस मिले एटॉमिक नंबर में, मान लेना वहां पे रेडियस ऑलमोस्ट क्या होगा, इक्वल। क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन एफ में आएंगे, एफ न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, जिससे शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है और जेड इफेक्टिव इफेक्टिव होता है। जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस कम होना चाहिए। और ग्रुप में जाने पर नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहा है। ये होता है 3D सीरीज, ये होता है 4D सीरीज और ये होता है 5D सीरीज। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ शेल के कारण रेडियस बढ़ना चाहिए और जेड इफेक्टिव का रेडियस कम होना चाहिए। इसलिए 4D और 5D का रेडियस ऑलमोस्ट मिलता है कांस्टेंट। 3D से 4D इंक्रीज होगा, फोर्थ ग्रुप से ट्वेल्थ ग्रुप, 3D टू 4D इंक्रीज एंड 4D और 5D का ऑलमोस्ट। जहां पे भी आपको 32 का डिफरेंस मिले वहां आप ये बोल सकते हो। ओके, इसके अलावा एक एक्सेप्शन मिलता है बोरॉन फैमिली में, बहुत शानदार। बोरॉन फैमिली में भी बोरॉन से एल्यूमिनियम इंक्रीज। अब होना ये चाहिए था बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। क्योंकि आप देख सकते हो इसमें आता है 2p1, 3p1, 4p1, 5p1 और 6p1। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने के साथ रेडियस इंक्रीज होना चाहिए था, बट ये नहीं मिलता है। इसका जो ऑर्डर मिला था करेक्ट, वो मिला था बोरॉन टू एल्यूमिनियम इंक्रीज, एल्यूमिनियम टू गैलियम डिक्रीज। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो मिला है ये डी इलेक्ट्रॉन्स के कारण मिलता है, और डी इलेक्ट्रॉन्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर इंडियम, इंडियम और थैलियम का भी बहुत पास में मिला था, यहाँ पे इंक्रीज, इंडियम और थैलियम का भी बहुत पास में। इसका 167 पिकोमीटर, इसका लगभग 170 पिकोमीटर, ऑलमोस्ट इतना सा डिफरेंस था। जबकि यहाँ पे इसका लगभग 78 पिकोमीटर के पास में था, ये 143 था एनसीआर के अकॉर्डिंग, और ये 135 पिकोमीटर था। तो आप देख सकते हो ये डिफरेंस इतना बड़ा, ये भी डिफरेंस, ये तो कॉन्ट्रैक्शन हो ही गया। 135 के बाद में ये इतना इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे इतना बहुत कम। क्योंकि ये आता है इंडियम जो आता है वो था 49 और ये आता है 81, 32 का डिफरेंस। तो ये रेडियस में एक्सेप्शन मिले थे आपको, एक तो बोरॉन फैमिली में मेनली, और एक डी ब्लॉक में, और एक और बोल सकते हो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड में, लेंथेनॉइड में कहां से कहां तक, 58 टू 71, इनको बोलते हैं लेंथेनॉइड। इनमें रेडियस कंटिन्यूसली क्या होगा, डिक्रीज, बिकॉज वहां पे भी लास्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है एफ सबसेल में। एफ सबसेल का, एफ में अगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो मान लेना जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा और रेडियस डिक्रीज होगा। रेडियस डिक्रीज होने के कारण ही उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड में मिलता है, इसलिए उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो ये एटॉमिक रेडियस में आपको इतना ध्यान रखना है कि एटॉमिक रेडियस जो है कितने टाइप होता है, तीन। कौन कौन सा, वॉन्डरवॉल, मेटलिक, कोवलेंट। सबसे हाई कौन सा, वॉन्डरवॉल, उसके बाद में मेटलिक, और सबसे कम कौन सा, कोवलेंट। क्लियर, कोवलेंट रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, दो ऑर्बिटल में कोवलेंट बॉन्ड है,
न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ के हाफ को बोलते हैं रेडियस। अगर दोनों एटम जो है सिमिलर हो, होमोडाइएटोमिक, होमोडाइएटोमिक, ओके, तो ये ध्यान रखना। क्लियर? तो फिर से जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ, और भी टॉपिक आते रहेंगे, इसमें 11th फिक्स एंड 12th थैंक यू सो मच।